नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे सीएम गहलोत के दिल्ली दौरे की, फिर बात करेंगे शहर शहर लपटों की विनाश लीला की, साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसा अस्पताल जो खुद बीमार है। वहीं बात करेंगे करौली की, जहां बताएंगे आपको कहां तक पहुंची जांच। साथ ही बात होगी बेकाबू रफ्तार की। और बुलेटिन में सबसे पहले बात आग के तांडव की। पहली तस्वीर जयपुर से, जहां टायरों के गोदाम में भीषण आग देखने को मिली। वहीं दूसरी तस्वीर कोटा से, जहां बेड गद्दों की थोक की दुकान में आग लग गई। इससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जयपुर में आग का तांडव देखने को मिला। टायरों के गोदाम में भीषण आग लग गई। ट्रांसपोर्ट नगर में देर रात गोदाम में आग लगी। आग की लपटें देखकर अफरा तफरी मच गई। 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, क्या पूरी तरीके से इस आग पर काबू पा लिया गया? चूंकि टायरों की दुकान में आग लगी थी तो जाहिर सी बात है कि टायर जल्दी आग पकड़ते हैं और आसपास के इलाके में भी आग फैलने की आशंका बनी रहती है। विष्णु जी, आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। ये घटना जो है देर रात ट्रांसपोर्ट नगर इलाके की है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जो गोदाम है, वहीं पर जो आवासीय घर भी हैं, वहीं इस एरिया में जो है टायरों गोदाम था, जिसमें कल देर रात आग लगी। शुरुआत में आग लगने का पता नहीं चला, लेकिन जब आग की लपटें तेज हुई तब धुआं से देख करके जो आसपास के जो लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। पास नजदीक जो थाना है, ट्रांसपोर्ट नगर थाना, उसको सूचना दी गई। उसके बाद दमकल मौके पर पहुंची और करीब 2 से 3 घंटे की मतलब मशक्कत के बाद में आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि आग की जो लपटें थी आसपास के दुकानों में नहीं गई, इससे बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय रहते आग पर काबू पाया गया और आग बुझा ली गई। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कोटा में आग का तांडव देखने को मिला। इटावा बस स्टैंड पर दुकान में आग लग गई। कूलर, पंखे, बेड गद्दों की थोक की दुकान में आग लग गई। 6 से ज्यादा दमकलों ने आग पर काबू पाया। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो इटावा बस स्टैंड पर दुकान में ये आग लगी। ये वो तस्वीरें, और बताया जा रहा है कि इस दुकान के अंदर कूलर, पंखे, बेड, गद्दे, ये थोक की दुकान थी, जहां से माल थोक में जाता था। एक तरह से गोदाम इसे कहा जा सकता है, जिसमें इतना सारा सामान रखा हुआ था और पूरी तरीके से ये जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है लगभग 1 करोड़ रुपए के नुकसान यहां पर हुआ है। और ये खबर जयपुर से। हॉस्टल की छत से गिरकर छात्रा की मौत हो गई। 4थी मंजिल से ये छात्रा गिरी है। चौमू के एमजीएफ आयुर्वेद कॉलेज के हॉस्टल की एक घटना है। बीएमएमएस कर रही ये छात्रा। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो चौमू के अंदर एक छात्रा की मौत होगी। बताया जा रहा है कि हॉस्टल से ये छात्रा जिसने छलांग लगा दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि यह हादसा था या सुसाइड की गई है। देर रात की एक घटना है चौमू में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता हीरालाल के साथ। हीरालाल, क्या जानकारी मिल पाई इस घटना के बारे में? क्या ये सुसाइड थी या फिर पुलिस का कुछ और कहना है? मैं आपको बता दूं, चौमू कस्बे के हाड़ोता गांव का ये मामला है, जहां रेवासा की रहने वाली लक्ष्मी रावत यहाँ बीएमएस की पढ़ाई करी थी, जो 2nd ईयर में यहाँ रहकर हॉस्टल में रह रही थी। बीती रात छात्रा के जो हॉस्टल की 4 मंजिला जो छत थी, उससे गिरकर उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजन मौके पर पहुंच चुके हैं। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा होगा। हालांकि अभी पुलिस ये जांच कर रही है कि ये आत्महत्या है या इसके कारण वो कुछ और हैं। बिल्कुल हीरालाल, क्या पुलिस ने जो है वो इस हॉस्टल के अंदर सहयोगी छात्राओं से बात की? क्योंकि काफी दूसरी छात्राएं भी हैं, उनसे जरूर एक क्लू पुलिस को मिलता है। इस बारे में कुछ कहना? आपकी इस हॉस्टल प्रशासन से बात हुई होगी, उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया दी?
जो हॉस्टल प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस से जो पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस से जो छात्राएं वहां और रहती थी उनसे अभी पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत है, उनका कहना है कि जब तक वो जांच पूरी नहीं हो जाती, पूछताछ पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अलवर में भीषण सड़क हादसा हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, 2 गाड़ियों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, दूसरी गाड़ी सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर डीएसपी राजेश शर्मा और एसएचओ अजीत सिंह मौके पर पहुंचे। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लक्ष्मीगढ़ थाना क्षेत्र के मौजपुर के समीप ठेकड़ा का बास के समीप यह हादसा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अलवर संवाददाता राजेंद्र शर्मा के साथ। राजेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या ताजा अपडेट? जी, ये जो पूरा मामला है अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ के थाना इलाके का पूरा मामला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो हाईवे बन रहा है वो इतना उस पर काम चल रहा है, लेकिन वाहन चालक हैं वो इस हाईवे पे अपना व्हीकल चलाकर तेज गति से वाहनों को चलाते दिखाई देते हैं। इसी तरीके से कोई बैरिकेड्स इस तरीके के नहीं लगाए गए हैं कि इस जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है उस पर वाहन चालक अभी चूंकि ये चालू नहीं हुआ है, इसका निर्माणाधीन कार्य चल रहा है अभी, लेकिन उसके बावजूद इस हाईवे पर हजारों वाहन रोजाना इस पर गुजरते हैं और तेज गति से वाहन चलाए जाते हैं। उसी का ये नतीजा सामने आया है, जहां पर 2 वाहनों में आपस में टक्कर हुई है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मौके पे पहुंची है और जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। जितने मृतक हैं उनको मोर्चरी में रखवा दिया है, उनके शवों की पहचान की जा रही है। और जो घटना हुई है उस घटना के बाद अभी पुलिस के अधिकारी हैं वो ये कर रहे हैं कि ये बात की जाएगी किस तरीके से इस हाईवे पर जो वाहन चढ़ते हैं उन्हें रोका जाए और ये हादसों से बचाया जा सके। राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजसमंद में सड़क हादसा हुआ। राजसमंद के 4 भुजा से ये खबर है। देसुरी की नाल में भीषण सड़क हादसा, चट्टानों से टकराकर सवारियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 35 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। राजसमंद के 4 भुजा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 35 लोग घायल हुए। हादसा देसुरी की नाल में हुआ जब निजी बस चट्टानों से टकरा गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए 4 भुजा, देसुरी और आरके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो राजसमंद में दुर्घटना सामने आई 4 भुजा में, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई इस दुर्घटना में और बाकी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि निजी बस थी और 40 के करीब लोगों को लेकर जा रही थी। 35 के करीब लोग इसमें घायल हुए, 2 की मौत हो चुकी है। चट्टान से जाकर ये बस टकरा गई। और जयपुर के मैरिज गार्डन से लाखों की चोरी हुई है। मैरिज गार्डन से 15 लाख का सामान चोरी हुआ। शादी में फोटोग्राफर के महंगे कैमरों से भरा बैग चुराया गया। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया। सीसीटीवी में चोर कैद भी हो गया। मास्क लगाकर मैरिज गार्डन में ये चोर घुसा था। मैरिज गार्डन से चोरी का यह मामला सामने आया और यहां पर सीसीटीवी फुटेज में उस चोर की तस्वीरें भी सामने आ गई जिसने ये चोरी की है। और इस शादी के अंदर जिस फोटोग्राफर को हायर किया गया था उस फोटोग्राफर के कैमरे भी यहां से चोरी हो गए। जयपुर की एक घटना है जहां पर एक मैरिज गार्डन में चोरी का मामला सामने आया और चोर ने लगभग 15 लाख रुपए के सामान की चोरी की है। इस बाबत जब पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई गई तो पुलिस ने मैरिज हॉल या मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो सीसीटीवी फुटेज में वो चोर साफ तौर पर नजर आया जिसने ये चोरी की है। हालांकि उसने मास्क लगाया हुआ था लेकिन बावजूद इसके पुलिस के पास अब उसका पूरा स्केच है
पुलिस इस चोर को तलाशने की कोशिश कर रही है। यहां शादी में आए एक कैमरामैन, जो कि प्रोफेशनल कैमरामैन था, उसके सारे कैमरे भी चोरी हो गए। अजमेर में अस्पताल में आग से आईसीयू में एडमिट बच्चों की मौत की घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल दी। इधर दौसा में भी ऐसा ही बड़ा हादसा होते होते बचा, जब आईसीयू में भर्ती नवजात बच्चों की जान खतरे में आ गई। जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल में अचानक बिजली गुल हो गई, जिसके कारण करीब 10 मिनट तक बच्चों के आईसीयू में सारे इक्विपमेंट बंद हो गए। वैसे तो अस्पतालों में ऑटोमेटिक जनरेटर होते हैं, लेकिन जिला अस्पताल का जनरेटर ऑन नहीं हुआ। करीब 10 मिनट तक अस्पताल में बिजली गुल रही। आईसीयू में ऑक्सीजन मशीन सहित अनेक इक्विपमेंट बिजली से ही चलते हैं। ऐसे में परिजनों की सांसें भी अटक गई और उन्हें ये चिंता सताती रही कि कहीं उनके बच्चों को कुछ हो न जाए। इतना ही नहीं, अचानक अंधेरा हुआ तो लेबर रूम में अफरा तफरी मच गई। प्रसव के लिए मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल किया गया। बता दें कि दौसा चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का गृह जिला है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चिकित्सा मंत्री के अपने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है, तो फिर दूसरे जिलों की क्या स्थिति होगी। लाइट गई थी, क्या हुआ? अच्छा, तो फिर ये कैसे दौसा का अस्पताल है जहां पर 10 मिनट के लिए बिजली चली गई और सारे इक्विपमेंट यहाँ पर बंद हो गए। परेशानी बच्चा परेशानी होती है, डर लगता है, गिर गया तो छोटा। पर जिला लेवल पे ऐसे लाइट जाना अस्पताल में अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात का बहुत बुरी बात है, इसको तो हम कहेंगे। इसी में सोच रहा था कि जनरेटर क्यों नहीं चला। तो ये दौसा का सबसे बड़ा अस्पताल, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 मिनट तक इस बड़े अस्पताल में बिजली गायब रही, ना कोई जनरेटर चला। और आजकल आधुनिक इलाज में सबसे ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल के ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो मरीज की जान बचाने के लिए काम आते हैं और वो बिजली के सहारे चलते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो या दूसरे तरीके के इक्विपमेंट। या उससे भी गंभीर बात ये कि अगर आशीष शर्मा दौसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये वाकई चिंताजनक बात है, क्योंकि इस अंधेरे के अंदर कल्पना कीजिए कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन चल रहा हो और इस तरीके से बिजली चली जाए और काफी देर तक बिजली ना आए, जनरेटर ना चले, तो ये तो तय है कि मरीज की जान बड़ी मुश्किल से बच पाएगी। निश्चित रूप से ये तस्वीरें काफी बयां कर रही हैं कि यहाँ के जिला अस्पताल की स्थिति क्या होगी, क्योंकि जो ये तस्वीरें हैं ये मातृ एवं शिशु चिकित्सालय की है। जो लेबर रूम होता है, लेबर रूम में जो प्रसव होते हैं, उस दौरान भी यदि लाइट चली जाती है तो निश्चित रूप से बड़ी परेशानी होगी। बच्चे होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। और दूसरा, जो बच्चों की आईसीयू है, वहाँ क्रिटिकल जो बच्चे, जो कई बार 7 महीने 8 महीने में जो बच्चे हो जाते हैं, वो वहाँ पर एडमिट थे और काफी परेशानी। आरोप था कि उनकी टेंशन करीब 10 से 15 मिनट तक बढ़ी रही कि कहीं उनके बच्चों को कुछ हो नहीं जाए। इस तरह के हालात जिला अस्पताल में देखने को मिले। जब हमने पूछा कि भाई ऑटोमेटिक जनरेटर क्यों नहीं चला, तो पता चला कि करीब 1 से 1.5 महीने से पहले से ही ऑटोमेटिक जनरेटर जो है खराब पड़ा है और इसको चलाना पड़ता है। जाके वहाँ पर मैन्युअली कोई व्यक्ति जाता है और उसके बाद में उस जनरेटर को चलाता है, तब जाकर लाइट आती है। ऐसे में पहले ये ऑटोमेटिक जनरेटर चलता था जिला अस्पताल में, लेकिन 1.5 से 2 महीने से ये पूरी तरह खराब पड़ा है, ऑटोमेटिक जनरेटर नहीं चल पा रहा है। हमारी खबर चलने के बाद अब प्रसंज्ञान लिया है जिला अस्पताल ने, और जो कंपनी है जो जनरेटर को इम्प्लीमेंट करती है, यहाँ पर लगाती है, उसको पत्र लिखा गया है कि इसको ऑटोमेटिक किया जाए। जी, गंभीर सवाल है आशीष। जो अस्पताल दूसरों का इलाज करता है, यहां आकर लोग ठीक होते हैं, वो अस्पताल खुद बीमार है। और जब अस्पताल खुद बीमार है तो इस बात की क्या गारंटी कि दूसरों का इलाज किया जा सकेगा। पूरा अस्पताल तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा, अंधेरे में डूबा हुआ है। और आजकल जो लाइफ सेविंग मशीन्स हैं हॉस्पिटल के अंदर आशीष, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक हैं, बिजली से चलती है। अगर जो मरीजों को ऐसे इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, चाहे ऑक्सीजन से लेकर जो है ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन की बात ही ले लो, सब में बिजली की जरूरत पड़ती है। ये 10 मिनट जो है वो कई मरीजों की जिंदगी के लिए मौत साबित हो सकते हैं।
काफी गंभीर साबित हो सकते हैं। गनीमत ये रही कि उस समय कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि लेबर रूम में काफी क्रिटिकल केस आ जाते हैं तो उनको तत्काल ऑपरेशन भी करना होता है। तो ये एक गनीमत रही कि उस समय कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था, नहीं कि बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर हो जाता। दूसरी, जो आईसीयू में जो बच्चे थे वो सभी सुरक्षित हैं, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आईसीयू में जो बच्चे हैं उनके वार्मर चल रहे थे, ऑक्सीजन चल रहे थे, क्योंकि अजमेर में ही एक दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ है, 2 बच्चों की मौत हुई है, वार्मर में जो शॉर्ट सर्किट हुआ है। इस तरह की घटनाएं प्रदेश के अलग अस्पतालों में भी हो रही हैं। तो ये जो दौसा का जिला अस्पताल है, ये चिकित्सा मंत्री का गृह जिला है। सबसे गंभीर बात है, जहां चिकित्सा मंत्री का जिला हो और वहां इस तरह के हालात हों, तो ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि राजस्थान के अन्य शहरों के किस तरह के हालात होंगे, और ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल के तो और भी हालात हो सकते हैं। आशीष, 10 मिनट तक जो है वो लाइट नहीं थी, और आपने बताया कि लेबर रूम के अंदर ये लाइट नहीं थी, वहां पर काफी जच्चा बच्चा इकट्ठा थी। क्या स्थिति थी वहां पर? क्या इस दौरान ऐसे जच्चा बच्चा भी थे जिन्हें लाइट की उस समय जरूरत थी 10 मिनट तक जब लाइट नहीं आई? अस्पताल एक ऐसा दौसा जिला अस्पताल में हर वक्त डिलीवरी होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन करीब 35 से 40 डिलीवरी होती है। ऐसे में ऐसा समय बहुत ही मुश्किल होता है कि यहाँ पर प्रसव नहीं हो रहा होगा। हालांकि अंदर की कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, हमारे नियम होते हैं मीडिया के, हम अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन जो बाहर से जो हम तस्वीरें देख पा रहे थे, जो के जो परिजन थे वो टॉर्च लेकर इधर उधर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, काफी अफरा तफरी मची हुई थी। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उनके परिजनों की स्थिति क्या थी और जो प्रसूताओं की है उनकी स्थिति उस समय क्या रही होगी। और आईसीयू में जो छोटे छोटे बच्चे एडमिट थे, उनके परिजन भी काफी चिंतित दिखाई दे रहे थे। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि अंदर का जो लेबर रूम का। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद आशीष। शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए ई नीलामी आज सुबह 11 से शाम 4 बजे तक रहेगी। नीलामी का वक्त वर्ष 2022-23, 2023-24 के लिए जारी होंगे लाइसेंस। 17 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए थे। आबकारी विभाग की ओर से शराब की दुकानों की ई नीलामी आज की जाएगी। तो आज 17 अप्रैल तक जो आवेदन मांगे गए थे, अब उसके बाद आज शुरू होगा आवंटन, क्योंकि आवेदन लेने की प्रक्रिया और औपचारिकता अब खत्म हो चुकी है। अब दुकानों के लाइसेंस की ई नीलामी की जाएगी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद में ई नीलामी शुरू होने जा रही है। आवेदन की औपचारिकता पूरी, अब आवंटन, और यह है 2022 से लेकर 2024 तक के लिए। तो शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए आज सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक ई नीलामी की जाएगी। लाइसेंस की नीलामी होगी और 17 अप्रैल तक जो लोग इच्छुक थे, जो लोग लाइसेंस चाहते थे, उनका आवेदन मांगा गया था। विष्णु शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। विष्णु, आवेदन लेने की औपचारिकता और प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, आज ई लाइसेंस की नीलामी की जाएगी, सभी तैयार हैं आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच तक? विष्णु, देखिए बिल्कुल, ये जो ई नीलामी है ये सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इसका ऑप्शन जो है सुबह 11 बजे से शुरू होगा और शाम 4 बजे तक जो है नीलामी की जो है टाइम उसका रखा गया है। आबकारी विभाग के जो अधिकारी है वो मौके पर आएंगे। और आपको मैं बता दूं कि वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए जो है ये नीलामी जो है की जा रही है। मदिरा की जो शराब की जो दुकानें उनके लाइसेंस के लिए ये नीलामी की जा रही है। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कोविड सहायकों का धरना, जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना पिछले 19 दिनों से लगातार जारी है। धरना शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का यह धरना है। 31 मार्च को 28,000 CHA की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। तो कोविड स्वास्थ्य सहायकों का यह धरना जारी है। 31 मार्च को 28,000 CHA की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी और ये पिछले लंबे समय से यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी इनको
19 दिन यहां पर हो चुके हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। कोविड के बाद में इन्हें कोविड के दौरान रखा गया था, संविदा पर रखा गया था, लेकिन अब पिछले 19 दिनों से ये नियमित होने के लिए धरना दे रहे हैं। 28,000 ऐसे लोग हैं। और सौरभ गस्ती हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, पिछले काफी दिनों से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि इन्हें संविदा पर रखा गया था, अब एक बार फिर से ये धरना प्रदर्शन, क्या इनकी मांगे हैं और क्या किसी सरकारी नुमाइंदे के साथ इनकी बातचीत आगे बढ़ पाई? देखिए, अब ये 31 मार्च को तमाम जो कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं जो है उन्हें कार्यमुक्त जो है वो कर दिया गया था, और तभी से लगातार ये लोग शहीद स्मारक पर धरना जो है वो दे रहे हैं। इनका ये कहना है कि जिस तरह से कोरोना मैनेजमेंट में देश भर में राजस्थान की तारीफ जो हुई है वो हुई है कोविड स्वास्थ्य सहायकों की बदौलत, और उन्होंने जिस प्रकार से काम किया उसके बदौलत जो है वो कोरोना मैनेजमेंट जो है वो देश भर में बेहतर रहा है। ऐसे में जो संविदा पे लगाए गए कोविड स्वास्थ्य सहायक है उन्हें इस प्रकार से कार्य मुक्त जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लगातार भर्ती की भी मांग कर रहे हैं और इन्हें लगाए जाने की मांग भी ये लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग धरना दे रहे हैं और अपनी मांग जो है वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि सरकार के नुमाइंदों से भी इनकी बातचीत जो है वो हुई है। कल किरोड़ी लाल मीणा भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों के एक प्रतिनिधि मंडल को धर्मेंद्र राठौड़ के पास लेकर गए थे और वहां पर उन्होंने बातचीत की, और वहां पर धर्मेंद्र राठौड़ ने भी एक तरह से आश्वासन ये दिया है कि इनकी मांगे जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी गई है, चिकित्सा मंत्री की भी जानकारी में है, और इनका सम्मानजनक हल जो है वो निकाला जाएगा। ये आश्वासन जो है वो सरकार की तरफ से एक तरह से धर्मेंद्र राठौड़ ने जो है वो इन्हें दिया है। बावजूद इसके अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बाबत लगातार धरना जो है वो जारी है और बड़ी संख्या में प्रदेश भर के कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ब्रेक के बाद बात करेंगे करौली की, जहां गृह विभाग की टीम का आज तीसरा दिन है। में न्यूबॉर्न